नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक्सीडेंट नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं एक्सीडेंट नॉवल का पार्ट 2। वो डिटेक्टिव ब्यूरो द्वारा किसी को भेजी गई एक रिपोर्ट थी। लिखा था, आपके निर्देशानुसार हम मिस अनीता की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। आपको ये विशेष रिपोर्ट इसलिए भेजी जा रही है कि सोमवार को मिस अनीता की निगरानी करने के दौरान हमें मालूम हुआ कि एक दूसरा आदमी भी मिस अनीता की निगरानी कर रहा था। सोमवार को उस आदमी ने सुपर बाजार में मिस अनीता की कार के बगल में अपनी कार इस प्रकार खड़ी की कि उस कार को हटाए बिना मिस अनीता का अपनी कार में प्रविष्ट हो पाना असंभव था। बाद में मिस अनीता के सामने उस युवक ने यह जाहिर किया कि वो कार उसकी नहीं थी, लेकिन अगर मिस अनीता चाहें तो वो कार को उस स्थान से हटा सकता था। हमारा डिटेक्टिव पार्किंग की दीवार के पीछे बैठा उनका वार्तालाप सुन रहा था। उस युवक ने मिस अनीता को कहा था कि वो कार के इग्निशन को शॉर्ट सर्किट करके कार चालू कर सकता है, लेकिन वास्तव में उसने कार को चाबी लगाकर ही चालू किया था। प्रत्यक्ष था कि वो सारा सिलसिला मिस अनीता के साथ दोस्ती गांठने की एक चाल थी। बाद में मिस अनीता उसे कार में बिठाकर अपने साथ ले गई थी। हमारे डिटेक्टिव ने कार का पीछा किया था। रास्ते में वो युवक एकाएक एक लाल बत्ती पर कार से उतर गया था। हमारा ख्याल है उसे संदेह हो गया था कि कार का पीछा किया जा रहा था। हमारा डिटेक्टिव मिस अनीता का पीछा करता रहा था। अगले दिन अर्थात मंगलवार को वही युवक सुपर बाजार के आगे बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन बेच रहा था। उस दिन फिर उसका सामना मिस अनीता से हो गया था और मिस अनीता उसे अपनी कार में बिठाकर अपने फ्लैट में ले गई थी। हम आपको पहले ही सूचित कर चुके हैं कि हमारे पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि मिस अनीता के फ्लैट के भीतर क्या हुआ। सोमवार को हमने उस युवक की इम्पाला कार का नंबर नोट कर लिया था। रजिस्ट्रेशन चेक करके हमने पता लगाया है कि वो कार यूथ क्लब नाम के एक स्थानीय क्लब के संचालक रमाकांत की है, और वो युवक स्थानीय समाचार पत्र ब्लास्ट विशेष प्रतिनिधि सुनील कुमार चक्रवर्ती है। उसकी मिस अनीता से क्या दिलचस्पी है ये हमें मालूम नहीं हो सका है, लेकिन हम आपके आदेश पर मालूम करने की कोशिश कर सकते थे। हमने आपको तुरंत कॉल करके सूचना दी थी। उस समय सुनील मिस अनीता के फ्लैट में था। आपके आदेशानुसार मिस अनीता की निगरानी बंद कर दी गई है। आपको इस लिखित रिपोर्ट के साथ ही हम आपको अपना फाइनल बिल भी भेज रहे हैं। नीचे जुपिटर डिटेक्टिव ब्यूरो के किसी एपी अग्रवाल नामक अधिकारी के हस्ताक्षर थे। सुनील ने रिपोर्ट को तय करके अपनी जेब में डाल लिया। उसी क्षण उसे बाहरी कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सुनील लपक कर खिड़की के पास पहुंचा। उसने बाहर झांका। बाहर राहदारी पर उसकी कार से थोड़ी दूर पर एक और कार खड़ी थी। सुनील को उस कार के वहां पहुंचने की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। सुनील खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। उसने चुपचाप खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। छलांग लगाने से पहले उसे अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सुनील दबे पांव अपनी कार की दिशा में भागा। कार के समीप पहुंचकर वो फुर्ती से भीतर प्रविष्ट हो गया। तभी कोई चिल्लाया। इंजन स्टार्ट करते समय उसने उड़ती निगाह खिड़की की ओर डाली। खिड़की पर एक आदमी खड़ा था, लेकिन पीछे कमरे में प्रकाश होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। ठहरो, वो चिल्लाया। ठहरो, रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा। सुनील ने तोप की छोटी गोली की रफ्तार से राहदारी पर कार भगा दी। मोड़ काटने से पहले रियर व्यू मिरर में उसने खिड़की पर मौजूद आदमी को खिड़की से कूदकर अपनी कार की ओर भागते देखा। मेन रोड पर आकर सुनील ने कार को चौथे गियर पर डाला और एक्सीलेटर के पैडल को कार के फर्श तक दबा दिया। एक कार पूरी रफ्तार से उसके पीछे भाग रही थी। आगे एक चौराहा था जिस पर एम्बर लाइट जल रही थी। सुनील के वहां पहुंचते पहुंचते बत्ती लाल हो गई, लेकिन सुनील ने कार रोकने का प्रयत्न नहीं किया। उसने जोर से हॉर्न पर हाथ मारा और कार को सीधा चौराहे पर भगा दिया। ब्रेकों की चरचराहट से सारा वातावरण गूंज उठा। बाईं ओर से आती कार सुनील की कार से टकराती टकराती बची। सुनील ने चौराहा पार करके कार को दाईं ओर की एक सड़क पर डाल दिया। जो कार उसका पीछा कर रही थी वो चौराहा नहीं पार कर सकी थी। सुनील की जान में जान आई। एक मामूली से एक्सीडेंट का मामला रहस्य और पेचीदगियों का घर बनता जा रहा था। सुनील ने जिस हालत में रोशनलाल खुराना का दफ्तर देखा था, उससे उसे लगभग विश्वास हो गया था कि उसके दफ्तर में उसे उसकी लाश मिलेगी, लेकिन वहां जिंदा या मुर्दा रोशनलाल खुराना का नामो निशान भी नहीं था। या शायद रोशनलाल खुराना ऑफिस के किसी और कोने में पड़ा था।
सुनील को सारी इमारत देखने का मौका नहीं मिला था। खुराना के ऑफिस में उसे जुपिटर डिटेक्टिव ब्यूरो की रिपोर्ट पड़ी मिली थी। रिपोर्ट से जाहिर होता था कि जुपिटर डिटेक्टिव ब्यूरो का क्लाइंट राजनगर से बाहर कहीं रहता था, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ब्यूरो ने अपने क्लाइंट से ट्रंक कॉल पर बात की थी। उनका क्लाइंट कौन था और रिपोर्ट खुराना के दफ्तर में कैसे पहुंची? ये बात निर्विवाद रूप से सच थी कि रात को खुराना की मौजूदगी में उसके ऑफिस में कोई आया था। उसके ऑफिस में मिला सिगरेट लाइटर निश्चय ही उसका नहीं था, क्योंकि खुराना सिगरेट नहीं पीता था और डिटेक्टिव ब्यूरो की रिपोर्ट भी खुराना के अधिकार में होने की कोई वजह दिखाई नहीं देती थी। हालात यही जाहिर करते थे कि आगंतुक से किसी बात पर खुराना की लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से ऑफिस की वैसी गत बना दी गई थी। लड़ाई में ही आगंतुक का लाइटर और रिपोर्ट गिर गई थी। शायद आगंतुक ने खुराना को अपने अधिकार में कर लिया था और फिर रही सही कसर ऑफिस की तलाशी लेकर पूरी कर दी थी। लेकिन आगंतुक कौन था? उसे किस चीज़ की तलाश थी? वो चीज़ उसे मिली या नहीं? क्या ये वही आदमी था जो सुनील की मौजूदगी में वहाँ पहुँचा था और बाद में कार पर सुनील के पीछे भागा था? क्या पता वो आदमी कंपनी का कोई अधिकारी ही हो जो रात को किसी काम से वहाँ आया हो। और ये भी सुनील के लिए चिंता का विषय था कि सुनील की कार का नंबर देखने का मौका मिला था या नहीं। और सबसे ज़्यादा रहस्यपूर्ण बात यह थी कि रोशनलाल खुराना वहाँ था। सुनील ने सारी इमारत नहीं देखी थी। क्या कहीं उसकी लाश पड़ी थी? अगर ऐसा था तो सुनील वहाँ फंसने का काम कराया था। सारे दफ्तर में उसकी उंगलियों के निशान मौजूद थे। किसी ने उसे भागते भी देखा था। अगर वो कोई कंपनी से ही संबंधित आदमी था और उसने सुनील की कार का नंबर नोट कर लिया था तो वो बड़ी आसानी से जाना जा सकता था कि रात को वहाँ आने वाला कौन था। इस मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था कि इस बार वो किसी शहादत के साथ वापस वहाँ जाए और उन तमाम स्थानों पर फिर आए जहाँ की वो पहली बार गया था। पुलिस के पास उंगलियों के निशानों द्वारा ये जानने का कोई साधन नहीं होता कि वे निशान कब वहाँ छोड़े गए थे, और इस बारे में वो भगवान से प्रार्थना ही कर सकता था कि उसका पीछा करने वाले ने उसकी कार का नंबर नोट ना किया हो। एक पेचीदगी और भी थी। अगर इमारत में कहीं खुराना की लाश मौजूद थी तो उसकी कार कहाँ गई? अशोका एनक्लेव नगर से बाहर एक सुनसान जगह थी। वहाँ आदमी अपनी सवारी के बिना नहीं आ सकता था। अगर वो टैक्सी वगैरह पर आता तो या तो उसे टैक्सी अनिश्चित काल तक वहाँ रोकनी पड़ती और या फिर वो वापस नहीं जा सकता था। खुराना के पास कार थी। उसका कार पर वहाँ जाना ही युक्ति संगत मालूम होता था। अगर इमारत में कहीं खुराना की लाश थी तो उसकी कार वहीं खड़ी दिखाई देनी चाहिए थी, या शायद सिगरेट लाइटर वाला आदमी खुराना के साथ ही वहाँ आया था और ऑफिस की इमारत में खुराना की हत्या करके वो उसी कार से वापस बाहर चला गया था। या शायद हत्या हुई ही नहीं थी। ऑफिस में मचे कोहराम की शायद कोई और ही वजह थी। सुनील का दिमाग भन्ना गया। उसने कार को एक किनारे खड़ा करके एक सिगरेट सुलगाया। 2 सिगरेटों के बाद वो अपने आप को व्यवस्थित करने में कामयाब हो गया था। उसका वापस अशोका एनक्लेव जाना ज़रूरी था और किसी शहादत के साथ जाना ज़रूरी था, और वापस वहाँ जाने के लिए खुराना की सेक्रेटरी वीणा से बढ़िया इंसान कोई नहीं हो सकता था। लेकिन वीणा रहती कहाँ थी? उसने कार एक पब्लिक टेलीफोन के सामने ले जाकर खड़ी कर दी। टेलीफोन बूथ में डायरेक्टरी मौजूद थी। ये देखकर उसकी जान में जान आई कि वीणा का नाम डायरेक्टरी में मौजूद था और नाम के आगे उसका पता भी लिखा हुआ था। अगर डायरेक्टरी में उसका नाम ना होता तो उसे वीणा का घर का पता मालूम करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते। सुनील को यह देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि वीणा भी चंद्रकिरण के ही एक फ्लैट में रहती थी। वर्तमान स्थिति में वो नहीं चाहता था कि चंद्रकिरण में उसका अनीता या गौरी शंकर से सामना हो जाए, इसलिए उसने वीणा को फ़ोन ही करना मुनासिब समझा। उसने घड़ी पर दृष्टिपात किया। 11:15 बज चुके थे। उसने वीणा का नंबर डायल किया। कितनी ही देर घंटी बजती रहने के बाद कहीं जाकर उसे वीणा का उनिंदा स्वर सुनाई दिया। हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। सुनील बोला। कौन सुनील? जिसे आप टूरिस्ट होटल में रोशनलाल खुराना से मिलवाने ले गई थी। ओह अच्छा, इतनी रात गए कैसे फ़ोन किया? जाहिर था वीणा उस टेलीफोन कॉल से खुश नहीं थी। एक इमरजेंसी आ गई है, वरना मैं आपको हरगिज़ फ़ोन नहीं करता। सुनील बोला। क्या हो गया है? वीणा आशंकित स्वर में बोली। ये तो मैं मुलाकात होने पर ही बताऊंगा, लेकिन विश्वास जानिए, मिस्टर खुराना की भलाई इसी में है कि आप तुरंत मुझसे मिले। सच कह रहे हो? हाँ। कहीं तुम मिस्टर खुराना का नाम आधी रात गए मुझसे मुलाकात करने के बहाने की तरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? नहीं, बाय गॉड नहीं। क्या चाहते हो? तुमसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। यहाँ आ सकते हो? चेथम रोड ही आ सकता हूँ, बशर्ते कि ठीक 10 मिनट बाद तुम मुझे इमारत से बाहर मिलो। ओके, थैंक यू। सुनील ने रिसीवर रख दिया। वो कार में सवार हुआ और चेथम रोड की तरफ उड़ चला। चंद्रकिरण के सामने फुटपाथ पर वीणा खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी।
उसके साथ एक कृशकाय वृद्ध खड़े थे। हेलो, सुनील बोला। हेलो, वीणा बोली। ये मेरे फादर हैं। नमस्ते, सुनील बोला। नमस्ते, वृद्ध बोले। क्या इमरजेंसी है? वीणा ने पूछा। मिस्टर खुराना ने मुझे होटल में फ़ोन किया था, सुनील साफ साफ झूठ बोलता हुआ बोला। उन्होंने रिसेप्शन क्लर्क को बताया था कि वे अपने ऑफिस से बोल रहे थे और फ़ौरन मिलना चाहते थे। क्यों? वजह उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने मेरे लिए संदेशा छोड़ा था कि मैं जब भी आऊँ उन्हें ऑफिस में फ़ोन कर लूँ, और रिसेप्शन क्लर्क कहता है कि वे बहुत घबराए हुए मालूम होते थे। अच्छा? वीणा चिंतित दिखाई देने लगी। मैं थोड़ी देर पहले ही होटल वापस आया था। मैंने उन्हें ऑफिस में फ़ोन किया था, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने टेलीफोन उठाया ही नहीं। वे इंतज़ार करके घर चले गए होंगे, लेकिन वे घर पर भी तो नहीं हैं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने फ़ोन भी किया था और ख़ुद भी वहाँ गया था। मिस्टर खुराना घर पहुँचे ही नहीं, और फिर उन्होंने रिसेप्शन क्लर्क को यह भी तो कहा था कि मैं जब भी आऊँ उन्हें ऑफिस में ही फ़ोन करूँ। वे मेरा इंतज़ार वहीं कर रहे होंगे। लेकिन मिस्टर खुराना आपसे बात क्या करना चाहते थे? भगवान जाने। वीणा अब बेहद चिंतित दिखाई देने लगी। उन्हें कहीं दौरा वौरा तो नहीं पड़ता था? दौरा वौरा तो नहीं पड़ता था। हाँ, एक बार उन्हें हार्ट अटैक ज़रूर हुआ था। फिर तो हो सकता है कि उन्हें फिर सुनील ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ओ नो, आदमी जब बहुत चिंतित होता है या बहुत घबराया हुआ होता है तो कई बार बड़ा अप्रत्याशित दिल का दौरा पड़ जाता है। शायद हमें फ़ौरन ऑफिस जाना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे फादर साथ चलेंगे। ज़रूर चलें, ये तो और भी अच्छी बात है। तीनों कार में सवार हो गए। सुनील ने कार अशोका एनक्लेव की ओर भगा दी। तुम्हारे पास इतनी बढ़िया कार कहाँ से आई? मेरी नहीं है, एक दोस्त से मांगी है। इस वक्त नगर से इतना बाहर जाने के लिए सवारी कहाँ से मिलती? इतनी शानदार कार रखने की हैसियत वाले दोस्त हैं तुम्हारे? हैं, सुनील ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कई क्षण कोई कुछ न बोला। एक बात और बताओ, एकाएक वीणा बोली। पूछो, सुनील बिना सड़क पर से निगाह हटाए बोला। कहीं तुम खुराना साहब से विज्ञापन वाला 500 रुपया नगद इनाम पटाने की फिराक में तो नहीं हो? नहीं। अगर तुम्हारा ऐसा कोई ख्याल है तो उसे दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो विज्ञापन खुराना साहब ने नहीं दिया है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मुझे उनकी हर बात मालूम है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो केवल उनकी कुशलता के लिए चिंतित हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। वीणा चुप रही। सुनील ने खुराना एंड चोपड़ा के ऑफिस के सामने कार ला खड़ी की। पहले की तरह इमारत में अभी भी प्रकाश था और ड्राइववे खाली था। भीतर रोशनी है, वीणा हैरानी से बोली। अगर वे भीतर हैं तो उनकी कार कहाँ है? मैं देख रहा हूँ, शायद खुराना साहब भीतर हो, सुनील बोला। अगर वे भीतर नहीं है तो क्या वे ऑफिस की सारी बत्तियाँ यूँ जली छोड़ जाएंगे? आओ भीतर चलते हैं। पापा, आप कार में ही बैठिए। वृद्ध ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। सुनील और वीणा कार से बाहर निकल आए। वे ऑफिस में प्रविष्ट हुए। वीणा अपने ऑफिस में पहुंची। ये मेरे टाइपराइटर पर से कवर किसने उतारा है? वो हैरानी से बोली। तुम ही कवर चढ़ाना भूल गई होगी। नामुमकिन, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं इस पर कवर चढ़ाकर गई थी, और फिर रोलर में एक कागज़ का टुकड़ा भी फंसा हुआ है। ज़रूर मेरे बाद किसी ने टाइपराइटर इस्तेमाल किया है और टाइप किया हुआ कागज़ इतनी जल्दी रोलर में से खींचा है कि उसका एक भाग रोलर में फंसकर फट गया है। मुमकिन है, सुनील ने समर्थन किया। वीणा एक झटके से किवाड़ खोलकर खुराना के कमरे में प्रविष्ट हुई। हे भगवान, ऑफिस की हालत देखकर वो चौखट पर ही थमक कर खड़ी हो गई। सुनील उसकी बगल में आ खड़ा हुआ। यहाँ तो लगता है जैसे जंगली हाथी आ घुसे हो। सुनील ने उत्तर नहीं दिया। वीणा कमरे में प्रविष्ट हुई। सुनील जानबूझकर पीछे रह गया। उसने अपनी जेब से चांदी का सिगरेट लाइटर निकालकर चुपचाप एक और फेंक दिया, और डिटेक्टिव ब्यूरो की रिपोर्ट भी अन्य कागज़ों में मिला दी। फिर जब वीणा का ध्यान उसकी ओर हुआ तो उसने ज़मीन से लाइटर उठा लिया। ये सिगरेट लाइटर खुराना साहब का है? उसने पूछा। नहीं, वीणा बोली। खुराना साहब सिगरेट नहीं पीते। आई सी, तो फिर ये सिगरेट लाइटर उस आदमी का हो सकता है जो खिड़की के रास्ते भीतर घुसा, जिसका खुराना साहब के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, और बाद में जिसने कमरे की ये गत बनाई। तुम्हें कैसे मालूम है कि कोई आदमी खिड़की के रास्ते यहाँ घुसा था? मेरा अनुमान है, खिड़की खुली है और ये ज़मीन से ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। शायद कोई इस रास्ते से कूदा हो। ये भी हो सकता है। सुनील खिड़की के पास पहुंचा। वो चौखट पर चढ़ा, कुशन ठिटका और फिर बाहर कूद गया। कुछ क्षण वो बाहर खड़ा रहा और फिर उसी रास्ते से वापस कमरे में दाखिल हो गया। वो संतुष्ट था। काम स्कीम के अनुसार हो रहा था। वीणा की मौजूदगी में वो उन तमाम स्थानों पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ चुका था जहाँ उसने पहले चक्कर में निशान छोड़े थे।
वीणा जमीन पर बिखरे हुए और दराजों में बचे हुए कागज टटोल रही थी। सुनील चुपचाप उसके समीप खड़ा रहा। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। लगभग 10 मिनट बाद वीणा ने सुनील की ओर रुख किया। कुछ गायब है? सुनील ने पूछा। कम से कम एक चीज जरूर गायब है, वीणा बोली। क्या? तुम्हारा हस्ताक्षर युक्त बयान जो तुमने जब पहली बार यहाँ आए थे तो खुराना साहब को दिया था। शायद वो कागज खुराना साहब अपने साथ ले गए हों, लेकिन वो है कहाँ? कम से कम इमारत को तो अच्छी तरह से देख ही लो। अगले 5 मिनटों में वीणा ने इमारत का कोना कोना छान मारा। खुराना कहीं नहीं था। अब वीणा चिंतित ही नहीं, घबराई हुई भी दिखाई दे रही थी। हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, वो बोली। फ़ोन करके क्या कहोगी पुलिस को? सुनील ने पूछा। यही कि इमारत में कोई चोर घुसा है। तुम्हें कैसे मालूम कोई चोर घुसा है? चोरी तो कुछ भी नहीं गया है और ऑफिस की ये हालत बनाने में शायद खुराना साहब का अपना ही हाथ हो। लेकिन तुम्हारा बयान चोरी गया है। अव्वल तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मेरा बयान चोरी गया है, और चोरी गया भी है तो वो महत्वहीन चीज़ है। वही बयान मैं दोबारा लिखकर साइन कर दूंगा। लेकिन जैसी इमरजेंसी में तुम यहाँ लाए गए थे उससे तो लगता था जैसे खुद पुलिस को सूचित करने के इच्छुक हो। था, अब नहीं। अगर हमें यहाँ खुराना साहब की लाश मिलती तो बात दूसरी थी, और फिर हालत से साफ जाहिर है कि यहाँ जो लड़ाई झगड़ा हुआ है खुराना साहब के साथ हुआ है। अगर खुराना साहब ने हालात की जानकारी पुलिस को देना ज़रूरी समझा होता तो उन्होंने खुद ही पुलिस को फ़ोन कर दिया होता। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम क्यों करती हो? तुम ठीक कह रहे हो। सुनील चुप रहा। सूरज से तो तुम इतने समझदार नहीं लगते हो। सुनील मुस्कुराया। वीणा कई क्षण चुप रही और फिर एकाएक बेहद गंभीर स्वर में बोली। सुनील, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। क्या? लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं। क्या 14 नवंबर को हुआ एक्सीडेंट तुमने वाकई देखा था? बिल्कुल देखा था। तुम्हें शक है? एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था? 3:30 बजे। समय के बारे में तुम्हें गलतफहमी तो नहीं? कतई नहीं। 5-10 मिनट की गलतफहमी की तो मैं कसम नहीं खाता। यानी कि एक्सीडेंट अगर 3:30 बजे नहीं तो 5-10 मिनट पहले या 5-10 मिनट बाद हुआ होगा। करेक्ट। लेकिन यह नामुमकिन है। क्यों? वीणा एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली। क्योंकि 14 नवंबर को कंपनी के आर्किटेक्ट का जन्मदिन था। आर्किटेक्ट ने सबको दावत का निमंत्रण दिया हुआ था। खुराना साहब सुबह फील्ड में जाने से पहले कह गए थे कि ऑफिस की 2 बजे छुट्टी कर दी जाए। दावत में शराब के दौर भी शामिल थे। 4-4:15 बजे के करीब खुराना साहब भी आ गए थे और पार्टी में शामिल हुए थे। खुराना साहब थोड़ी देर पार्टी में ठहरे थे। वे बार बार घड़ी देख रहे थे। शायद उन्हें कहीं पहुंचना था। 4:30 बजे वे वहां से रवाना हो गए थे। और मिस्टर सुनील, मैंने 4:30 बजे उनकी कार देखी थी। कार का अगला भाग पिचका होना तो दूर, उस समय उस पर एक खरोंच का निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम ये कहना चाहती हो कि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था? नहीं नहीं, एक्सीडेंट तो हुआ ही था। अगले दिन मेरे सामने बीमा कंपनी का आदमी ये देखने आया था कि कार को कितना नुकसान पहुंचा है, और मेरे सामने गैरेज से मिस्त्री आया था जो कार को मरम्मत के लिए ले गया था। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि एक्सीडेंट 3:30 बजे नहीं हुआ था, क्योंकि 4:30 बजे मैंने उनकी कार सही सलामत देखी थी। वैसे ये मुमकिन तो नहीं, लेकिन शायद मेरी घड़ी में कोई खराबी आ गई हो, ये रुक गई हो और मुझे खबर ही ना लगी हो। ये ऑटोमेटिक घड़ी है। 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि घड़ी 1-8 घंटा रुकी रही, खुद चल पड़ी, मुझे खबर ही नहीं हुई। यानी कि ऐसा हो सकता है कि टाइम के मामले में तुमसे गलती हुई हो। अब तुम इतनी ठोस बात बता रही हो तो शक की गुंजाइश निकल ही आई है। अब खिड़कियाँ दरवाजे बंद करो और चलो यहाँ से। और ये जो सामान वगैरह बिखरा हुआ है, इसे ऐसे ही रहने दो। कल खुराना साहब खुद ही इसके बारे में कोई फैसला करेंगे। ठीक है। सुनील ने खिड़की बंद कर दी। दोनों बाहर निकल आए। वीणा ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वीणा ने सारी बत्तियां बुझाई, ताले लगाए और वे इमारत से बाहर निकल आए। अब सुनील बोला, मेरा तो दिल शंका में डूबा जा रहा है। हमें खुराना साहब को तलाश करना चाहिए। शायद अब तक वे अपने फ्लैट पर पहुंच चुके हों। देखते हैं। वे कार में सवार हुए। वृद्ध पिछली सीट पर पसरे खर्राटे भर रहे थे। सुनील ने इंजन स्टार्ट किया। इंजन की आवाज़ सुनकर वृद्ध जाग उठे। क्या हुआ बेटी? वो बोले। कुछ नहीं पापा, वीणा बोली। मुझे इन साहब के साथ खुराना साहब के घर जाना पड़ेगा। आप घर चलकर आराम कीजिए। सुनील, पहले चैथम रोड चलो। लेकिन वीणा बेटी, तुम अकेली? घबराइए नहीं, मिस्टर सुनील मेरे साथ है। ये बहुत भले आदमी हैं। वृद्ध ने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर चुप हो गए। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। वीणा के पिता को चैथम रोड उतारने के बाद सुनील ने कार शंकर रोड की ओर दौड़ा दी। खुराना अपने फ्लैट पर नहीं था।
तब तक रात का 1 बज चुका था। अब सुनील ने पूछा। वॉल्टर रोड पर सिटी क्लब है, वीणा बोली। खुराना साहब कई बार काफ़ी रात गए तक वहाँ रमी खेलते रहते हैं, शायद वे वहाँ हो। वे वॉल्टर रोड स्थित सिटी क्लब पहुँचे। खुराना न वहाँ था और न वहाँ आया था। सिटी क्लब से वीणा ने खुराना के कम से कम 1 दर्जन दोस्तों को और ऐसे स्थानों पर फ़ोन किया जहाँ खुराना के होने की संभावना हो सकती थी। खुराना कहीं नहीं था। मेरा तो दिल कांप रहा है, वीणा बोली। सुनील चुप रहा। खुराना साहब के ऑफिस की जैसी हालत है, उससे साफ जाहिर होता है कि किसी ने खुराना साहब को अपने अधिकार में कर लेने के बाद वहाँ की तलाशी ली थी, क्योंकि बिना उस स्थिति के तो खुराना साहब ऑफिस की वो हालत बनने नहीं देते। कहीं किसी ने उन्हें कल पता लग जाएगा। भगवान करे वे सलामत हो। सलामत ही होंगे, वरना हमें ऑफिस में उनकी लाश ही मिलती। शायद हत्यारे ने लाश वहाँ से हटा दी हो। क्यों? लाश हटाने का उसे क्या फ़ायदा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर जाकर आराम करो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ऑल राइट, वीणा अनमने स्वर में बोली। वे फिर कार में सवार हो गए। सुनील ने कार चेथम रोड पर चंद्र किरण के सामने ला खड़ी की। दोनों कार से बाहर निकले। वेल, वीणा बोली, गुड नाइट। सुबह मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। ज़रूर। वीणा आगे बढ़ गई। सुनील ने सिर उठाकर इमारत की 3री मंजिल की ओर देखा। अनीता के फ्लैट में अंधेरा था। सुनील कार की ओर बढ़ा। उसी क्षण एक टैक्सी वहाँ आकर रुकी। टैक्सी में से अनीता बाहर निकली। सुनील ने जल्दी से कार में घुस जाने की कोशिश की, लेकिन तब अनीता की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। सुनील, वो हैरानी से बोली। सुनील उसकी ओर घूमकर यूं मुस्कुराया जैसे चोरी करते पकड़ा गया हो। अनीता ने जल्दी से टैक्सी का बिल अदा किया। टैक्सी आगे बढ़ गई। अनीता सुनील के पास आ खड़ी हुई। इस कार के पास खड़े क्या कर रहे हो? वो संदिग्ध भाव से बोली। ये कार मेरी है, सुनील धीरे से बोला। तुम्हारी? मेरा मतलब है मेरे एक दोस्त की। ये इतनी शानदार कार तुम्हारे एक दोस्त की है? हाँ। अनीता ने उसे घूर कर देखा। वो बहुत बड़ा स्मगलर है, उसके पास ऐसी कई कार है। तुम्हारा दोस्त कैसे बना वो ज़रूर जेल में मुलाकात हुई होगी, या तुम उसके साथ स्मगलिंग करते रहे होगे। कुछ भी समझ लो। कहीं तुम मुझे कोई कहानी तो नहीं सुना रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार को यहाँ खड़ी पाकर तुम इसे चुराने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं मैडम, मेरे पास कार की चाबियाँ हैं। ये देखो, ये कार वाकई में मेरे दोस्त की है। अगर तुम्हारे ऐसे संपन्न दोस्त है तो नौकरी के चक्कर में मेरे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे थे? ईमानदारी की नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, मैं अपने जराइम पेशा दोस्तों का सहारा नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब आपके गौरी शंकर जी ने मुझे एक्सीडेंट का झूठा गवाह बनने के पचड़े में फंसा लिया तो मेरा एक कदम तो गुनाह किया और उठ ही गया था। फिर क्यों ना मैं अपने संपन्न दोस्तों का सहारा लेता। अनीता के चेहरे से संदेह के बादल छटने लगे, लेकिन तभी दूसरा बम गिरा। सुनील, अब क्या हुआ? ये तो वही सफ़ेद रंग की इम्पाला कार है जिसे सुपर बाजार के कंपाउंड में इग्निशन शॉर्ट करके तुमने मेरी कार की बगल से हटाया था। यानी कि गौरी शंकर की कार? गौरी शंकर झूठ बोल रहा था, उसके पास ऐसी कोई कार नहीं। यानी कि उसने मुझे झूठी धमकी देकर झूठा गवाह बनाने के लिए तैयार कर लिया था। सुनील आहत स्वर में बोला। छोड़ो, बदले में वो तुम्हें 500 रुपये भी तो दे रहा है। पहले तुम इस कार की बात करो। मुझे पता नहीं ये वही कार है या नहीं। आखिर राजनगर में सिर्फ एक ही सफ़ेद रंग की इम्पाला तो नहीं है, और अगर ये वही कार है भी तो उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि ये मेरे स्मगलर दोस्त की कार है, वरना मैं गौरी शंकर के हिस्से में ना फंसता। नाराज़ क्यों हो रहे हो? नाराज़ होने की तो बात ही है। तुम्हारी खातिर एक तो मैं इस झमेले में फंसा, ऊपर से तुम मुझ पर शक कर रही हो। सॉरी। सुनील चुप रहा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम थे कहाँ? क्यों? मैंने तुम्हें कम से कम 10 बार होटल में फ़ोन किया था, लेकिन तुम मिले नहीं। मैं खुद तुम लोगों को तलाश करता फिर रहा था। 2 बार मैं शाम को भी आया था, लेकिन दोनों बार मुझे तुम्हारे फ्लैट पर ताला बंद मिला था। मैंने तुम्हारे होटल के रिसेप्शन पर तुम्हारे लिए संदेश भी छोड़ा था कि तुम जब भी आओ मुझे फ़ोन करो। मैं सिनेमा का आखिरी शो देखने चला गया था। थोड़ी देर ही पहले होटल लौटा था। तुम्हारे संदेश मिलते ही यहाँ दौड़ा चला आ रहा हूँ। अब इंतज़ार कर करके वापिस ही जा रहा था कि तुम आ गई। बात क्या थी? गौरी शंकर तुमसे मिलना चाहता था। मैं खुद उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों? उसने मुझे कहा था होटल में मैंने तब तक इंतज़ार करना था जब तक गवाही के मामले में कोई मुझसे संपर्क स्थापित ना करे। वो सारा सिलसिला हो चुका है। अब मुझे क्या करना है ये तो गौरी शंकर ही बताएगा। कब? कल। तब तक मैं क्या करूं? तब तक होटल में जाकर आराम करो। अब होटल जाने को मन नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे फ्लैट में ही कहीं पड़ा रहूँगा। पागल हो गए हो क्या? क्यों? गौरी शंकर से डरती हो?
गौरी शंकर से नहीं, गौरी शंकर के बाप से डरती हूँ, जो कि कल सुबह के प्लेन से बंबई आ रहा है। कौन? रवि कुमार, जिसकी फिएट का खुराना के एम्बेसडर से एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी गर्दन को चोट लगी है, वही। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरी उससे शादी होने वाली है। एक्सीडेंट के बारे में एक बात बताओ, तुम्हें यकीन है कि एक्सीडेंट 3:30 बजे ही हुआ था? हाँ, क्यों? टाइम की कुछ गड़बड़ है। मेरा ख्याल है कि एक्सीडेंट 5 बजे के आसपास हुआ था। पागल हो क्या? तुम्हारे ख्याल की क्या कीमत है? तुमने कोई एक्सीडेंट देखा थोड़ी है। जो टाइम तुम्हें गौरी शंकर ने बताया है वही टाइम ठीक है, लेकिन शायद तुम्हें कोई बहकाने की कोशिश कर रहा है। एक्सीडेंट 3:30 बजे हुआ था, समझे? तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि एक्सीडेंट के बाद रवि कुमार अपनी फिएट पर सीधा यहाँ आया था। उस समय 4 बजने को थे और मैंने अपनी आंखों से फिएट का पिछला भाग पिचका हुआ देखा था। श्योर? 100% श्योर। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। सुनील चुप हो गया। ऑल राइट, अनीता बोली, कल आना। मैं बहुत अरमान लेकर आया था, सुनील मायूस स्वर से बोला। इंसान के सारे अरमान कभी पूरे नहीं होते। कल मैं किस वक्त आऊँ? जब भी चाहे आ जाना। मैं गौरी शंकर से जल्दी मिलना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा करो, तुम सवेरे 8 बजे यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें अपने साथ एयरपोर्ट ले चलूँगी। वहाँ गौरी शंकर भी आएगा, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मैं गाड़ी ले आऊँ? मर्जी है तुम्हारी। वीणा लंबे डग भरती हुई इमारत की ओर बढ़ गई। सुनील कार में आ बैठा। उसने कार स्टार्ट की और उसे आगे बढ़ा दिया। अजीब गोरख धंधा था। वीणा कहती थी कि यह संभव ही नहीं था कि एक्सीडेंट 5 बजे से पहले हुआ, क्योंकि 4:30 बजे उसने रोशनलाल खुराना की एम्बेसडर कार को सही सलामत देखा था। और अब अनीता कह रही थी कि एक्सीडेंट निश्चय ही 3:30 बजे हुआ था, क्योंकि 4 बजे के करीब उसने रवि कुमार की फिएट कार का पिछला भाग पिचका हुआ देखा था। दोनों युवतियों में से कौन गलती पर थी? और अगर दोनों सच बोल रही थी तो ये कैसे संभव था? पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी। एक और बात सुनील के ध्यान में आई। रोशनलाल खुराना मोटा ताजा तंदुरुस्त आदमी था। वो किसी एक आदमी के काबू में आने वाला नहीं था। एक आदमी उसे तभी काबू में कर सकता था जबकि उसके पास रिवॉल्वर हो, लेकिन अगर खुराना को रिवॉल्वर दिखाकर काबू में रखा गया होता तो उसके ऑफिस में लड़ाई झगड़े के आसार नहीं दिखाई देते, और अकेले आदमी का तो उल्टा खुराना भरकुस निकाल देता। इसका एक ही मतलब था कि खुराना के ऑफिस में 2 आदमी घुसे थे। उन दोनों से भी उसकी छीना झपटी हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर काबू पा लिया था। या तो एक आदमी उसे दबोचे बैठा रहा होगा और दूसरा तलाशी लेता रहा होगा, या फिर आगंतुकों ने खुराना के हाथ पांव बांध दिए होंगे और मिलकर तलाशी ली होगी। लेकिन खुराना गया कहाँ? अगर वे आदमी खुराना को अपने साथ ले गए थे तो कहाँ ले गए थे और क्यों ले गए थे? और वे खुराना को जिंदा लेकर गए थे या मुर्दा? या खुराना खुद ही कहीं चला गया था? अगर ऐसा था तो वो कहाँ था? और ये बात तो सुनील बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था कि खुराना के ऑफिस में सारा फसाद सुनील के हल्फिया बयान की वजह से हुआ था, जो कि इकलौती चीज़ थी जो वहाँ से गायब थी। कोई ऐसा अहमक तो नहीं हो सकता था कि वो ये बात न समझता हो कि वो हल्फिया बयान सुनील से बड़ी आसानी से दोबारा हासिल किया जा सकता था। सुनील होटल टूरिस्ट पहुंचा। उसने कार को होटल के सामने फुटपाथ पर चढ़ाकर खड़ा कर दिया और अपने होटल के कमरे में आ गया। बिस्तर से सिर लगाते ही उसे नींद ने आ दबोचा। चैप्टर 3। अगले दिन सुबह होटल से निकलने से पहले सुनील ने वीणा के फ्लैट पर फ़ोन किया। खुराना साहब की कोई खबर मिली? वीणा के लाइन पर आते ही उसने पूछा। नहीं, वीणा बेहद चिंतित सुर में बोली। मैं सुबह सवेरे उनके फ्लैट पर होकर आई हूँ। वे अभी तक वापस नहीं लौटे हैं और मैं उन तमाम जगहों पर दोबारा फ़ोन कर चुकी हूँ जहाँ उनके होने की संभावना हो सकती थी। सुनील, मैं तो पुलिस को फ़ोन करने लगी हूँ। वे ऑफिस कितने बजे आते हैं? 10 बजे। कभी देर सवेर भी हो जाती है? हो जाती है, लेकिन आज नहीं होना चाहिए। आज ठीक 10:15 बजे उनकी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन से अपॉइंटमेंट है। तो तुम ऐसा करो, 10:15 बजे तक इंतज़ार कर लो। अगर 10:15 बजे तक वे अपने ऑफिस में ना दिखाई दे तो पुलिस को फ़ोन कर देना। ठीक है। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने गैरेज में से कार निकाली और चेथम रोड की ओर उड़ चला। ठीक 8 बजे वो अनीता के फ्लैट की कॉल बेल बजा रहा था। अनीता तैयार थी। दोनों कार में आ बैठे। सुनील ने कार एयरपोर्ट की दिशा में ड्राइव करनी आरंभ कर दी। अनीता, सुनील बड़ी सावधानी से शब्दों का चयन करता हुआ बोला, कल शाम गौरी शंकर कहाँ था? मुझे क्या मालूम, अनीता बोली। वो तुम्हारे फ्लैट पर तुम्हारे साथ नहीं था? 8 बजे तक था, उसके बाद चला गया। कहाँ? मालूम नहीं। वापस लौटा था? नहीं। उसे मालूम था कि आज रवि कुमार आ रहा है? हाँ। तुम भी तो अपने फ्लैट पर नहीं थी। कौन कहता है? मैंने कई बार फ़ोन किया था,
तुम्हें गलत नंबर मिल रहा होगा। मैं 11:15 बजे तक अपने फ्लैट पर ही थी। अच्छा, हो सकता है तुम्हारे फ़ोन में कोई खराबी हो गई हो सकता है। अनीता, सुनील कुछ क्षण रुककर बोला, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहने की इजाज़त चाहता हूँ। क्या? अनीता शशंक स्वर से बोली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अनीता ने घूरकर उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी सूरत से साफ लग रहा था कि वो मन ही मन खुश हो रही थी। क्या अच्छी चीज़ को अच्छी कहना गुनाह है? नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात रवि कुमार के सामने मत कहना, वो तुम्हारा कीमा बना देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रवि कुमार को अपने मन से निकाल दो। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी उससे शादी होने वाली है। हो तो नहीं गई है, और फिर तुम्हारी हैसियत क्या है? मेरी मौजूदा हालत पर मत जाओ। मैं तुम्हारे एक इशारे पर सारे संसार की दौलत तुम्हारे कदमों में लाकर डाल सकता हूँ। रवि कुमार भी ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं... छोड़ो, कोई और बात करो। जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं। सुनील ने आहत नेत्रों से अनीता की ओर देखा और फिर सामने सड़क की ओर देखने लगा। अनीता कई क्षण सुनील की ओर देखती रही और फिर मीठे स्वर में बोली, सुनील, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध मुमकिन नहीं। सुनील ने उत्तर नहीं दिया। वे एयरपोर्ट पर पहुंचे। सुनील ने पहले अनीता को एयरपोर्ट की मार्की में उतारा और फिर कार को पार्किंग में खड़ा कराया। वे वेटिंग हॉल में पहुंचे। ठीक समय पर प्लेन एयरपोर्ट की इमारत की रनवे से अलग करने वाली रेलिंग के पास आ खड़े हुए। प्लेन को सीढ़ी लगाई गई। मुसाफिर उतरने लगे और एयरपोर्ट की इमारत की ओर बढ़ने लगे। वो रवि कुमार है, अनीता अन्य मुसाफिरों से अलग थलग हुए एक नौजवान की ओर संकेत करती हुई बोली। सुनील चुप रहा। अनीता ने रवि कुमार की दिशा में हाथ हिलाया। तब तक रवि कुमार ने भी अनीता को देख लिया था। उसने भी हाथ हिलाया। कुछ ही क्षणों में रवि कुमार उसके पास पहुंच गया। हेलो। रवि कुमार ने अपनी एक बाँह अनीता के गिर्द लपेटकर उसे अपने समीप खींच लिया। कैसी है मेरी बुलबुल? चहक रही है, अनीता प्रसन्न स्वर में बोली। तब शायद पहली बार रवि कुमार की निगाह सुनील पर पड़ी। ये कौन है? वो तेरे स्वर में बोला। रवि, अनीता जल्दी से बोली। ये सुनील है। ये गौरी शंकर का दोस्त है। मैं तुम्हें इसके बारे में फ्लैट पर पहुंचकर बताऊंगी। और सुनील, ये रवि है। हेलो, सुनील बोला। हेलो। रवि कुमार उसे सिर से पैर तक देखता हुआ बोला। दोनों में से किसी ने भी हाथ मिलाने का उपक्रम नहीं किया। गौरी शंकर कहाँ है? रवि कुमार बोला। आता ही होगा, अनीता बोली। अभी तक तो उसे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। तुम कार लाई हो? कार तो गौरी शंकर के पास है। ओह हेल, अब टैक्सी लेनी पड़ेगी। ज़रूरत नहीं, सुनील के पास कार है। अच्छा, रवि कुमार बोला। उसने एक बार फिर से सुनील की ओर देखा। सुनील, अनीता बोली, तुम ऐसा करो, तुम कार को पार्किंग से निकालकर मार्की में ले आओ। तब तक मैं और रवि सामान लेकर वहाँ पहुँचते हैं। ओके, सुनील बोला और लंबे डग भरता हुआ बाहर की ओर बढ़ गया। पार्किंग में आकर सुनील अपनी कार में बैठ गया। उसने अपना लक्की स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। कार मार्की में ले जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे मालूम था कि सामान रवि कुमार के अधिकार में आने में 15-20 मिनट लग जाने थे। तीसरे सिगरेट की शुरुआत में उसने रवि कुमार और अनीता को मार्की में देखा। उनके समीप हाथ ठेले पर सामान लिए एक आदमी खड़ा था। सामान के नाम पर 2 सूटकेस और एक बैग था। सुनील ने सिगरेट फेंक दिया और कार स्टार्ट की। उसने कार को मार्की में उन लोगों के सामने ला खड़ा किया। सामान डिक्की में रखवाना है, अनीता बोली। चाबी दो। ताला खुला है, सुनील बोला। ताला खुला है, अनीता ने हाथ ठेले वाले को कहा। हाथ ठेले वाले ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। वो हाथ ठेले को कार के पृष्ठभाग के समीप ले आया। उसने डिक्की का ढक्कन उठाया। एक गगनभेदी चीख से सारा वातावरण गूंज उठा। सुनील हड़बड़ाकर घूमा। हाथ ठेले वाला डिक्की का ढक्कन उठा चुका था और फटी फटी आंखों से भीतर देख रहा था। एकाएक वो वापस घूमा और यूं एयरपोर्ट के भीतर की ओर भागा जैसे उसने भूत देख लिया हो। क्या हुआ? अनीता हैरानी से बोली। सुनील जल्दी से कार से बाहर निकल आया। वो लपक कर कार के पृष्ठभाग में पहुंचा। उसने डिक्की के भीतर झांका और फिर उसके नेत्र कौंध गए। वो सक पकाकर एक कदम पीछे हट गया। उसकी कार की डिक्की में रोशनलाल खुराना की लाश पड़ी थी और उसने रोशनलाल खुराना को कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया था, जबकि शायद वो पिछली रात से ही उसकी लाश अपनी डिक्की में लिए फिर रहा था। तभी अनीता की चीख उसके कानों में पड़ी। वातावरण में पुलिस की सीटी की आवाज़ गूंज गई। एयरपोर्ट पर जैसे कोहराम मच गया। सुनील की कार के इर्द गिर्द मेला लग गया। तभी भीड़ को चीरते हुए एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही कार के समीप पहुंचे। पीछे हटिए, एक सिपाही तमाशाइयों को पीछे धकेलता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। पीछे हटिए। लोग थोड़ा बहुत अपने स्थानों से सरके। गाड़ी किसकी है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा।
मेरी है, सुनील बोला। कुछ क्षण बाद वहाँ और पुलिस वाले पहुँच गए। सब इंस्पेक्टर उसे एयरपोर्ट के एक ऑफिस में ले आया। तुम्हारा नाम? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। सुनील बोला। सुनील कुमार चक्रवर्ती। क्या काम करते हो? ब्लास्ट का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। ये रहा मेरा प्रेस कार्ड। सब इंस्पेक्टर ने प्रेस कार्ड ले लिया। वो तनिक प्रभावित दिखाई देने लगा था। ड्राइविंग लाइसेंस? सुनील ने ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर मेज पर रख दिया। सब इंस्पेक्टर ने ड्राइविंग लाइसेंस उठा लिया। कार तुम्हारी है? कार मेरे एक दोस्त की है, लेकिन इस वक्त मेरे अधिकार में है। यहाँ क्या करने आए थे? किसी को रिसीव करने आया था। उन्हें, जो अभी तुम्हारे साथ थे? लड़की मेरे साथ आई थी, उसका नाम अनीता है। हम दोनों रवि कुमार नाम के उस युवक को रिसीव करने आए थे जो लड़की के साथ है। लाश किसकी है? मृत का नाम रोशनलाल खुराना है। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। तुम उसे जानते हो? जानता हूँ, इसलिए इतना कुछ बता रहा हूँ। आखिर बार उससे कब मिले थे? कल दिन में। कहाँ? उसके ऑफिस में। उसकी लाश तुम्हारी कार में कैसे पहुँच गई? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने नहीं रखी? डोंट टॉक नॉनसेंस ऑफिसर, सुनील मुंह बिगाड़ कर बोला। अगर लाश मैंने डिक्की में रखी होती तो क्या मैं उसे साथ लिए फिर रहा होता? तो क्या मैं उस हाथ ठेले वाले को डिक्की का ढक्कन उठाने देता? सब इंस्पेक्टर चुप हो गया। और तुम्हारी जानकारी के लिए, मैं रोशनलाल खुराना की सेक्रेटरी वीणा के साथ कल रात भर खुराना को तलाश करता रहा हूँ। क्यों? सुनील ने उसे सारी दास्तान सुना दी। कैसे वो वीणा के साथ रात को खुराना के ऑफिस में गया था तो उसे ऑफिस को बड़ी तहस नहस हालत में पाया था। वीणा खुराना के लिए चिंतित हो उठी थी और वे रात भर खुराना को उन तमाम ठिकानों पर तलाश करते फिरते थे जहाँ की उसके होने की संभावना हो सकती थी, जबकि उस दौर में भी उसकी लाश तुम्हारी डिक्की में बंद थी। मुमकिन है। खुराना से तुम्हारा क्या वास्ता था? कुछ भी नहीं, मैं कल उससे पहली बार मिला था। किस सिलसिले में? 14 नवंबर को लिटन रोड और जहांगीर रोड के क्रॉसिंग के पास एक एक्सीडेंट में खुराना एक पार्टी थी। मैंने एक्सीडेंट देखा था। खुराना ये जानना चाहता था कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ था। तुम्हारी ये बातचीत खुराना से दिन में हुई? हाँ। तो तुम रात को उसके ऑफिस में क्या करने गए थे? खुराना ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। बाद में मैंने उससे फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। मैं तनिक आशंकित हो उठा, इसलिए मैं खुराना की सेक्रेटरी वीणा के साथ उसके दफ्तर में गया। वहाँ मैंने जो देखा मैं पहले ही बता चुका हूँ। खुराना ने तुम्हें दोबारा क्यों बुलाया? मुझे क्या मालूम, मुझे तो उसका संदेश मिला था। मेरी उससे बात तो हुई नहीं थी। जिस एक्सीडेंट का तुमने जिक्र किया था उसमें दूसरी पार्टी कौन थी? रवि कुमार, वही नौजवान जिसे मैं अनीता के साथ यहाँ रिसीव करने आया था। मैं अभी आया, यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना। सब इंस्पेक्टर बगल के कमरे में चले गया। थोड़ी देर बाद टेलीफोन का डायल घूमने की आवाज़ आई। फिर सुनील को सब इंस्पेक्टर के बोलने की आवाज़ आती रही, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था कि वो क्या कह रहा था। फिर टेलीफोन रिसीवर पर रखने की आवाज़ आई। सब इंस्पेक्टर वापस सुनील के कमरे में आ खड़ा हुआ। मुझे तुम्हारी उंगलियों के निशान हेडक्वार्टर भेजने का आदेश हुआ है। तुम्हें उंगलियों के निशान देने में कोई ऐतराज़ है? अगर मैं ऐतराज़ करूंगा तो क्या होगा? तो पूरी औपचारिकता निभाते हुए तुम्हें हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर हवालात में तुम्हारी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। मुझे उंगलियों के निशान देने में कोई ऐतराज़ नहीं। थैंक यू। सब इंस्पेक्टर ने एक सिपाही को बुलाया। उसके निर्देश पर उसने बारी बारी सुनील की सारी उंगलियां स्टैम्प पैड की स्याही से गीली की और निशान कागज़ पर उतार लिए। ये निशान, सब इंस्पेक्टर बोला, हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के पास ले जाओ और इस नौजवान के साथ जो लड़की और एक अन्य नौजवान था उसे यहाँ भेज दो। प्रभुदयाल का नाम सुनते ही सुनील का दिल धड़क गया। प्रभुदयाल इस तस्वीर में कहाँ फिट होता था। सिपाही बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे में अनीता और रवि कुमार प्रविष्ट हुए। इंस्पेक्टर साहब, अनीता कमरे में आते ही बोली, ये बेचारा गरीब आदमी है, कोई इसे खामखा फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसकी कोई गलती नहीं है। कौन गरीब आदमी है? सब इंस्पेक्टर बोला। किसकी कोई गलती नहीं है? सुनील की। ये गरीब आदमी है? अगर आपका इशारा उस इम्पाला कार की ओर है जिसमें लाश मिली है तो इंस्पेक्टर साहब वो कार इसकी नहीं है। वो कार इसके एक स्मगलर दोस्त की है जो कभी इसके साथ जेल में था। तुमने कभी जेल काटी है? सब इंस्पेक्टर ने सुनील से पूछा। सुनील निगाहें चुराने लगा। मैडम, इसे आप क्या समझ रही हैं? ये कोई सजा याफ्ता मुजरिम है, अनीता बोली, जो अब सुधरने की कोशिश कर रहा है। ये तुम्हें किसने बताया? इसने नहीं बताया, लेकिन इसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया है। सब इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। उसने एक बार घूरकर सुनील को देखा और फिर अनीता की ओर आकर्षित हुआ। मेम साहब, आपकी जानकारी के लिए ये आदमी कोई सजा याफ्ता मुजरिम नहीं,
बल्कि राजनगर के प्रसिद्ध समाचार पत्र ब्लास्ट का विशेष प्रतिनिधि है। ये देखिए इसका प्रेस कार्ड, ये देखिए इसका ड्राइविंग लाइसेंस। अनीता ने दोनों चीज़ें उठाई। वो कभी प्रेस कार्ड पर लगी सुनील की तस्वीर को देखती तो कभी सुनील को। फिर धीरे से उसने प्रेस कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मेज पर रख दिए। उसका निचला जबड़ा लटक गया और नेत्र फैल गए। ओह नो, वो अविश्वासपूर्ण स्वर में बोली। सब इंस्पेक्टर मुस्कुराया। रवि कुमार खा जाने वाली निगाहों से अनीता को देख रहा था। मिस्टर रवि कुमार, सब इंस्पेक्टर बोला, सुनील अपने आप को आपके 14 नवंबर को हुए एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह बताता है। होगा, रवि कुमार लापरवाही से बोला। इसकी कथानुसार एक्सीडेंट खुराना की गलती से हुआ था। ये तो बड़ी खुशी की बात है, इससे मेरा केस मजबूत हो जाता है। आपका केस? मेरी गर्दन को चोट आई है और मैंने इसके लिए 50,000 रुपये हर्जाने का दावा किया हुआ है। अब आप हर्जाना किससे लेंगे? खुराना तो मर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो दावा उस बीमा कंपनी पर किया है जिसने खुराना का बीमा किया हुआ था। ऐसा दावा हो जाता है? अगर बीमा कराने वाले ने ऐसा कोई इंतज़ाम किया हुआ है तो ऐसा दावा हो जाता है, और खुराना ने ऐसा इंतज़ाम किया हुआ था। उसी क्षण बगल के कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। सब इंस्पेक्टर उठकर बगल के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा और बोला, हेडक्वार्टर से एक पुलिस अफसर यहाँ आ रहा है। मुझे आदेश हुआ है कि उनके आने तक मैं आप लोगों से कोई और सवाल ना पूछूं। हमें यहाँ कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? रवि कुमार झुंझलाए स्वर में बोला। कह नहीं सकता, 1 घंटा, 2 घंटे या शायद 3 घंटे या शायद इससे भी ज़्यादा। और मैंने अभी ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है। उसका इंतज़ाम मैं यहीं करा देता हूँ। मैं फ़ोन कर देता हूँ। अभी एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट से एक वेटर यहाँ आ जाएगा। सब इंस्पेक्टर फिर बगल वाले कमरे में चला गया। एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए सारे राजनगर में इसके अलावा तुम्हें कोई दूसरा आदमी नहीं मिला था? रवि कुमार दांत पीसते हुए अनीता से बोला। अनीता रुआंसी सी कभी रवि कुमार का और कभी सुनील का मुंह देखने लगी। बैठे बिठाए खामखा झमेले में फंसा दिया इस लड़की ने। अब मुझे क्या मालूम था कि ओह शट अप। अनीता सहमकर चुप हो गई। और वो गौरी शंकर का बच्चा कहाँ है? अनीता चुप रही। मिस्टर रवि कुमार, सुनील बोला। रवि कुमार सुनील की ओर घुमा। तुम्हारी गर्दन से तो ऐसा नहीं लगता जैसे उसे किसी तरह की चोट पहुंची हो, और ख़ास तौर से 50,000 रुपये की चोट पहुंची हो। अपना थोबड़ा बंद रखो, रवि कुमार गला फाड़कर चिल्लाया। जिसकी गर्दन को चोट पहुंची हो उसे इतनी जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। रवि कुमार एक झटके से अपनी कुर्सी से उठा। वो आंखों में खून लिए सुनील की ओर बढ़ा। सुनील शांत था। अनीता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसी क्षण सब इंस्पेक्टर फिर कमरे में प्रविष्ट हुआ। एक ही निगाह में वो सारी स्थिति भांप गया। दोस्तों, वो दोनों हाथ उठाकर बोला, छोटी मोटी बात पर आपे से बाहर होना अनपढ़ और वहशी लोगों का काम होता है। रवि कुमार अपने स्थान पर ठिठक गया। रेस्टोरेंट का वेटर आ रहा है। रवि कुमार धड़ाम से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वेटर आया, फिर ब्रेकफास्ट आया, और अंत में लगभग 1.5 घंटे के इंतजार के बाद इंस्पेक्टर प्रभुदयाल आया। खुराना की सेक्रेटरी वीणा को प्रभुदयाल सुनील से बोला, तुम्हारी राय कोई खास पसंद नहीं आई थी कि वो 10:15 बजे तक दफ्तर में खुराना का इंतजार करने के बाद पुलिस को फ़ोन करे। उसने 8 बजे ही फ़ोन कर दिया था। लड़की समझदार निकली। तुम्हारे कहे मुताबिक अगर वो 10:15 बजे फ़ोन करती तो हमें घटनास्थल अपनी वास्तविक स्थिति में ना मिलता, क्योंकि खुराना के दफ्तर के कर्मचारी 9:15 बजे से ही आने शुरू हो जाते हैं। सुनील चुप रहा। आप इन्हें जानते हैं? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। इन्हें कौन नहीं जानता साहब, प्रभुदयाल बोला। राजनगर में अपनी तरह की इकलौती चीज़ हैं। दूर दूर से लोग इन्हें देखने आते हैं। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। ज़रा आप लोग मेरे साथ आइए, प्रभुदयाल अनीता और रवि कुमार से बोला। पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। और वे तीनों बाहर निकल गए। कमरे में सुनील और सब इंस्पेक्टर रह गए। सब इंस्पेक्टर विचित्र नेत्रों से सुनील की ओर देख रहा था। सुनील चुपचाप सिगरेट पीता रहा। लगभग आधे घंटे के बाद प्रभुदयाल अकेला वापस लौटा। उसके संकेत पर सब इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल गया। प्रभुदयाल सुनील के सामने मेज के एक कोने पर बैठ गया। वो कुछ क्षण प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब उसे सुनील की खुद सिगरेट बंद करने की नीयत ना दिखाई दी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से सिगरेट नोच लिया और उसे जमीन पर फेंक कर अपने जूतों से मसल दिया। सुनील ने कोई एतराज़ नहीं किया। अगर इस बार तुम अपनी गर्दन बचाने में कामयाब हो गए तो मैं इसे एक करिश्मा मानूंगा, प्रभुदयाल बोला। हर बार यही कहते हो, सुनील बोला। इस बार आखिरी बार कह रहा हूँ। यानी कि तुम मुझे खुराना का हत्यारा साबित कर दोगे? कुछ तो होगा ही। फिलहाल तेल देखो और तेल की धार देखो। अच्छी बात है। मेरे हर सवाल के जवाब में सच बोलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मेरी बात को सच समझकर विश्वास कर लोगे?
ये फैसला तो मैं तुम्हारे जवाबों का एक आध नमूना देखकर ही करूँगा। मैं सच बोलूँगा। बेहतर। नमूने के तौर पर पहला सवाल यही करता हूँ, क्या तुमने वाकई 14 नवंबर शाम को लिटन रोड और जहांगीर रोड के क्रॉसिंग पर हुआ एक्सीडेंट देखा था? नहीं। प्रभुदयाल के नेत्र फैल गए। वो हैरानी से सुनील का मुंह देखने लगा। शायद उसे सुनील से उस उत्तर की आशा नहीं थी। वेरी गुड, प्रभुदयाल फिर बोला। उसके चेहरे पर नरमी आ गई थी। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। किसने किया था मजबूर? गौरीशंकर नाम के एक आदमी ने। वो अनीता का या रवि कुमार का या दोनों का दोस्त है। नमूने के तौर पर एक सच बोलकर फिर हिस्सा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या मतलब? कम से कम मैं ये बात नहीं मान सकता कि कोई तुम्हें इस शहर में कुछ करने के लिए मजबूर कर सकता हो। किया मुझे मजबूर ही गया था। यह अलग बात है कि मजबूर होने में मेरा भी स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? मुझे ये एक्सीडेंट बड़ा रहस्यपूर्ण लग रहा था। मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे न्यूज़ एडिटर की राय थी कि मैं इस लाइन पर काम करके कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ूं। मेरी अपनी भी दिलचस्पी थी, इसलिए जैसे मुझे गौरीशंकर ने कहा मैं काम करने के लिए तैयार हो गया। वो तुम्हें किस आधार पर झूठा गवाह बनाने के लिए मजबूर कर रहा था? आधार मैंने खुद पैदा किया था। कैसे? सुनील ने उसे शुरू से सारी दास्तान सुना दी। साथ ही उसने प्रभुदयाल को 500 रुपये की विज्ञापन वाली बात और ब्लास्ट के ऑफिस में अपने और अर्जुन में हुआ सारा वार्तालाप भी सुना दिया। वो विज्ञापन मेरी निगाह से भी गुजरा था। 15 तारीख से वो लगातार रोज छप रहा था। 1-2 दिन पहले इनाम की रकम 250 से बढ़कर 500 रुपये कर दी गई थी, लेकिन आज वो विज्ञापन नहीं छपा है। उसकी वजह यह है कि विज्ञापनदाता का मतलब हल हो गया है, यानी कि उसे चश्मदीद गवाह मिल गया है। हाँ, चश्मदीद गवाह। हे भगवान, कहीं तुमने उस विज्ञापनदाता को भी तो हिस्सा नहीं दे दिया है? सुनील मुस्कुराया। तुमने उससे 500 रुपये भी लिए हैं? इनाम क्या मैं छोड़ देता? विज्ञापनदाता कौन था? उसने मुझे अपना नाम चमनलाल बताया था, लेकिन मेरा दावा है कि वो खुराना का पार्टनर रामप्रकाश चोपड़ा था। उसे ऐसा कोई विज्ञापन देने की क्या ज़रूरत थी? ये तुम उसी से पूछो। ज़रूर पूछूंगा, लेकिन तुमने उसे झूठ बोलकर 500 रुपये हासिल करके अपराध किया है, और इस अपराध की वजह से ही तुम मुझे खुराना का कातिल भी साबित कर सकते हो। वो तो मैं और सबूतों के दम पर करूँगा। और सबूत कौन से? जैसे तुम खुराना के दफ्तर में गए, खुराना की लाश के साथ खिड़की में से बाहर कूदे, बाहर खड़ी अपनी उस कार की ओर भागे जिसकी डिक्की में तुमने खुराना की लाश रखी। तुम ये सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? तुम्हारी उंगलियों के निशान से। उससे क्या सिद्ध कर सकते हो तुम? मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ कि मैं वहाँ गया था। मैंने बताया तो है कि रात को मैं खुराना की सेक्रेटरी वीणा के साथ वहाँ गया था। बड़ी शराफत और ईमानदारी दिखा रहे हो मिस्टर सुनील। वीणा के साथ वहाँ तुम दूसरी बार गए थे, इसलिए गए थे कि तुम पहली बार में भी वहाँ उंगलियों के निशान छोड़ आए थे। उन निशानों को कवर करने का एक ही तरीका था कि तुम दोबारा किसी शहादत के साथ वहाँ जाते, और ऐसा ही तुमने किया भी। उंगलियों के निशानों से कभी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वे कब बने थे, इसलिए बाद में पूछे जाने पर तुम बड़ी मासूमियत से ये स्वीकार कर सकते थे कि तुम रात को वीणा के साथ वहाँ गए थे, और जैसे कि तुम कर रहे हो। तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि मैं वहाँ 2 बार गया था? कर सकता हूँ, प्रभुदयाल बड़े इत्मीनान से बोला। मैंने इतने सालों की नौकरी में घास नहीं खोदी, और ना ही मैं जासूसी उपन्यास का पुलिस अफसर हूँ जो हर पेचीदगी का हल ढूंढने के लिए भागा भागा हीरो के पास जाता है, जैसे वो खुद पुलिस अफसर ना हो, ढसियारा हो। मतलब की बात करो। खुराना के कमरे में एक साइड टेबल पर कॉलोनी का लकड़ी और तख्ती का बना विशाल मॉडल पड़ा था। हाँ, वो मॉडल हमें ज़मीन पर पड़ा मिला था। उस भारी मॉडल का तला एकदम फर्श से मिला हुआ था, और उस तले पर हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले थे। इससे क्या सिद्ध होता है? मैंने मॉडल के तले को हाथ लगाया होगा। कब? जब मैं वीणा के साथ वहाँ गया था। लेकिन तब तो मॉडल फर्श पर गिरा हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि क्या तुम अकेले 2 मन वजन उठा सकते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि रिपोर्टर साहब कि वो मॉडल 2 मन वजन का है। मैं अकेला उसे अपने स्थान से हिला भी नहीं पाया, और तुम भी मेरे से कोई ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं हो। और मॉडल का तला फर्श से इस प्रकार मिला हुआ है कि जब तक उसके नीचे कोई पतला सा पेचकस या छड़ न सरकाई जाए तो उसे किसी और तरीके से ऊंचा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पकड़ के लिए कोई जगह नहीं है। फिर उस मॉडल के नीचे तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आ गए? सुनील एकाएक बेहद चुप हो गया। कमरे में हमें एक सिगरेट लाइटर मिला था। वो सिगरेट लाइटर एक सिरे से थोड़ा सा दबा हुआ था। वास्तव में हुआ ये होगा कि मॉडल मेज से गिरा होगा, और उसका एक सिरा सिगरेट लाइटर के ऊपर आकर पड़ा होगा, जिसकी वजह से मॉडल का तला सिगरेट लाइटर वाली साइड में लाइटर की ऊंचाई जितना ऊंचा रह गया होगा।
जब तुम पहली बार वहां गए थे तो तुमने लाइटर की वजह से जमीन पर मॉडल के तले में बन गई झीरी में हाथ डालकर मॉडल को थोड़ा सा ऊंचा किया होगा और नीचे से लाइटर निकाला होगा। तब मॉडल का तला फर्श से आ मिला और तुम्हारी उंगलियों के निशान तले पर रह गए। क्या ये बात निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं करती कि वीणा के साथ वहां जाने से भी पहले भी तुम वहां गए थे? इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे ख्याल से खुराना की लाश का वजन कितना होगा? क्या मतलब? खुराना हट्टा कट्टा मोटा ताजा आदमी था, 2-2.5 मन से कम वजन नहीं होगा उसका। और तुम्हारे कथा अनुसार मैं उसको उठाकर खिड़की से कूदकर अपनी कार में पहुंचा था। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2.5 मन वजन उठाकर खिड़की से कूद सकता हूं तो 2-2 मन वजन का मॉडल क्यों नहीं उठा सकता? अब चुप होने की प्रभुदयाल की बारी थी। मेरी तफ्तीश से साफ जाहिर होता है कि खुराना की लाश खिड़की के रास्ते निकाली गई थी। वो धीरे से बोला। तो लाश मैंने नहीं, किसी ऐसे आदमी ने निकाली होगी जो 2.5 मन वजन आसानी से उठा सकता है। मैं तो तुम्हारे कथा अनुसार 2 मन वजन भी नहीं उठा सकता। ये 2 आदमियों का काम हो सकता है। शायद तुम्हारा कोई मददगार खिड़की से नीचे खड़ा हो। कौन है मेरा मददगार? तुम बताओ। मेरा कोई मददगार नहीं, खुराना के खून से मेरा कोई वास्ता नहीं। छोड़ो, पहले ये बताओ कि अब तुम ये स्वीकार करते हो कि वीणा के साथ खुराना के ऑफिस में जाने से पहले भी तुम वहाँ गए थे? सिर्फ यही स्वीकार कर लेने भर से तुम मुझे हत्यारा थोड़ी ही साबित कर सकते हो। मेरे सवाल का जवाब दो। सुनील चुप रहा। ऑल राइट। प्रभुदयाल उठ खड़ा हुआ। वो कमरे से बाहर की ओर बढ़ा। सुनील भी उठा। तुम यहीं बैठो, वो कर्कश स्वर में बोला। क्या मैं अपने आप को गिरफ्तार समझूं? जो जी में आए समझो, लेकिन यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रभुदयाल कमरे से बाहर निकल गया। जाती बार वो कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर गया। सुनील विचारपूर्ण मुद्रा बनाए कई क्षण कमरे के बीचों बीच खड़ा रहा। फिर वो बगल के उस कमरे की ओर बढ़ा जिसमें टेलीफोन था। रास्ते में उसने अपनी घड़ी पर दृष्टिपात किया। 11 बज चुके थे। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और ब्लास्ट का नंबर डायल कर दिया। ब्लास्ट, गुड मॉर्निंग। दूसरी ओर से रेणु का स्वर सुनाई दिया। रेणु, सुनील बोला। सुनील बोल रहा हूँ। बेटा सुनील, रेणु मशीन की तरह बोलने लगी। तुम्हारी चिट्ठी मिली, पढ़कर हाल मालूम हुआ। जानकर खुशी हुई कि तुम एक आज्ञाकारी बालक की तरह। रेणु प्लीज, सुनील याचनापूर्ण स्वर में बोला। क्या प्लीज? मैं तुम्हारी चिट्ठी का जवाब दे रही हूँ, फिर कहोगे कि नानी चिट्ठी नहीं लिखती। मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त संकट में हूँ। मर्द तो संकट में हो ही नहीं सकता। संकट तो हमेशा औरतों पर आता है। जब दामन में दाग लगा बैठे, हम प्यार में धोखा खा बैठे वाली स्थिति आती है। मैं रो पड़ूंगा। सीरियस? एकदम। क्या चाहते हो? चाहता तो मैं हूं कि मेरी जया भादुड़ी से शादी हो जाए, लेकिन तुम तो फिलहाल रॉय से बात करा दो। और अभी तुम कह रहे थे कि तुम सीरियस हो। सॉरी, जुबान फिसल गई। मिस्टर राय दफ्तर में नहीं है तो अर्जुन से बात करा दो। वो अभी कहीं चला गया है। तो तुम ही एक काम करो। क्या? 15 तारीख का अखबार मंगा लो। उसमें देखो कि क्या कोई 14 तारीख को 5 बजे के बाद राजनगर या उसके आसपास हुए किसी ऐसे एक्सीडेंट की खबर छपी है जिसमें या तो कोई आदमी मर गया हो या फिर गंभीर रूप से घायल हुआ हो और एक्सीडेंट करने वाला फरार हो। अच्छा, अगर ऐसी कोई खबर हो तो उसकी सूचना मुझे तुम 374942 पे दे देना। वो नंबर टेलीफोन पर लिखा हुआ था। ओके। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। टेलीफोन की बगल में पड़ी टेलीफोन डायरेक्टरी में उसने उस बीमा कंपनी का नंबर देखा जिसमें खुराना का और उसकी कार का बीमा हुआ था। डायरेक्टरी के अनुसार बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर का नाम कुलश्रेष्ठ था। उसने वो नंबर डायल कर दिया। संपर्क स्थापित होते ही वो बोला, कैन आई स्पीक ब्रांच मैनेजर प्लीज? अगले क्षण ब्रांच मैनेजर लाइन पर था। मिस्टर कुलश्रेष्ठ, सुनील बोला। स्पीकिंग, उत्तर मिला। गुड मॉर्निंग टू यू मिस्टर कुलश्रेष्ठ। मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। मैं ब्लास्ट का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। चाहे तो आप ब्लास्ट के दफ्तर से मेरे बारे में तफ्तीश कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं मिस्टर सुनील, मैंने आपका नाम सुना है। ब्लास्ट में मैं आपकी रिपोर्ट्स बड़े चाव से पढ़ता हूँ। थैंक यू। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो साहब आपकी मैं करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने फ़ोन किया है। मैं सुन रहा हूँ। 14 नवंबर को 3:30 बजे के करीब लिटन रोड और जहांगीर रोड के क्रॉसिंग पर हुए एक्सीडेंट की याद है आपको, जिसकी एक पार्टी आपका क्लाइंट रोशनलाल खुराना था? याद है साहब। दूसरी पार्टी रवि कुमार ने आप पर 50,000 रुपये का दावा किया हुआ है। करेक्ट। उस बारे में आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप इसे कोई बहुत बड़ा रहस्य मानते हैं? नहीं, लेकिन विश्वास जानिए मिस्टर कुलश्रेष्ठ, मेरे साथ बात करके आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आप ही के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे फ़ायदे की? नहीं, अपने फ़ायदे की भी, लेकिन आपका फ़ायदा ज़्यादा है। आई सी।
मैं आपका पहला प्रश्न फिर दोहरा रहा हूँ, हर जाने के बारे में आप क्या कर रहे हैं? हम खास तौर पर कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा क्लाइंट अपनी गलती स्वीकार कर चुका है। वो मानता है कि एक्सीडेंट उसकी गलती से हुआ है। हर जाना तो हमें देना ही पड़ेगा। हम तो केवल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से 30,000 रुपये पर फैसला हो जाए। कोई नतीजा निकला? नहीं, रवि कुमार से तो संपर्क स्थापित हो ही नहीं रहा है और उसका वकील 30,000 पर फैसला नहीं करना चाहता। यानी कि 30,000 रुपये तो आप खुशी से देने को तैयार हैं? जी हाँ, और यही मुनासिब रकम है। अगर मैं आपकी 30,000 में से भी 25,000 की बचत करा दूँ तो? क्या मतलब? इस बार कुलश्रेष्ठ का एकदम चौकन्ना स्वर सुनाई दिया। मतलब ये है कि अगर मेरी कोशिश से कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि आपको रवि कुमार को एक नया पैसा ना देना पड़े तो क्या आपकी कंपनी इनाम के तौर पर मुझे 5,000 रुपया दे सकती है? ऐसा हो सकता है? अपने आप नहीं हो सकता, मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मुफ्त में नहीं। यानी कि आप ऐसा कुछ कर देंगे कि रवि कुमार अपने हर जाने का दावा वापस ले लेगा? पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो होगा उसका नतीजा ये होगा कि आपको उसको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये कोई मजाक तो नहीं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मैं आपसे किसी गैर जिम्मेदारी की बात की अपेक्षा नहीं कर सकता। तो फिर क्या जवाब है आपका? जवाब मैं फ़ौरन नहीं दे सकता, मुझे हेड ऑफिस से पूछना पड़ेगा। कितनी देर लगेगी? 15-20 मिनट। पूछ लीजिए। और मैं आपसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। क्या पता आपका नाम लेकर कोई दूसरा आदमी हमें बेवकूफ़ बना रहा हो। ठीक है, आप आधे घंटे के अंदर अंदर एयरपोर्ट पर आ जाइए। मैं पुलिस कंट्रोल रूम के बगल के कमरे में मौजूद हूँ। ओके। सुनील ने रिसीवर रख दिया। वो वापस पहले वाले कमरे में आ बैठा। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। रहस्य के धागे सुलझते जा रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बजी। सुनील लपक कर बगल के कमरे में पहुंचा। फ़ोन रेणु का था। सोनू, वो बोली, 15 तारीख के मुताबिक 14 तारीख शाम को 5 बजे के करीब एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 कॉलेज के लड़के बुरी तरह से घायल हो गए थे। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? सुनील ने पूछा। मेटकाफ रोड पर एक एम्बेसडर कार झेरी रोड की ओर से आ रही थी। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि कार का ड्राइवर बड़ी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और नशे में मालूम होता था। मेटकाफ रोड पर आते ही वो कार विपरीत दिशा से आते हुए एक ट्रक से टकराकर घूम गई थी। ट्रक तो आगे निकल गया था, लेकिन कार ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई थी। सड़क पर साइकिल पर सवार 2 लड़के जा रहे थे। कार साइकिल को अपनी लपेट में लेती हुई सीधे एक पेड़ से जा टकराई थी, लेकिन तब तक शायद कार वाले का नशा हिरण हो चुका था। उसने कार को तुरंत बैक किया। वो कार को सड़क पर लाया और वहां से भाग निकला। किसी ने कार वाले की सूरत देखी थी? नहीं, लोग सिर्फ इतना ही देख पाए थे कि कार चलाने वाला आदमी था। कोई कार का नंबर नोट करने में सफल हुआ हो? नहीं। कार का रंग? किसी ने ध्यान नहीं दिया। और बस, और अर्जुन आ गया। वेरी गुड, उसे ये अखबार दे दो और उसे कहो कि वो फौरन एयरपोर्ट पर पुलिस कंट्रोल रूम के बगल के कमरे में पहुंचे। अच्छा, एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू की क्या ज़रूरत है? जब दफ्तर आओ तो मसाला डोसा और कॉफ़ी के लिए 5 रुपये नकद दे देना। शर्म शर्म, सुनील बोला और उसने रिसीवर रख दिया। सुनील फिर पहले वाले स्थान पर आ बैठा। प्रभुदयाल अभी भी नदारद था। जब वो अपने पैकेट का आखिरी सिगरेट पी रहा था तो दरवाज़ा खुला और प्रभुदयाल ने भीतर कदम रखा। वो लंबे डग भरता हुआ सुनील के सामने आ खड़ा हुआ। उसके नेत्र सुनील के चेहरे पर गड़ गए। मेरे सिर पर सींग उगाए हैं क्या? सुनील हैरानी से बोला। शट अप, प्रभुदयाल क्रुद्ध स्वर में बोला। इतने लोगों को कैसे मालूम हो गया कि तुम यहाँ हो? किन्हें मालूम हो गया है? एक अर्जुन नाम का तुम्हारे अखबार का रिपोर्टर है जो पूछ रहा है कि क्या तुम गिरफ्तार हो। अगर ऐसा है तो वो तुम्हारी जमानत वगैरह का प्रबंध करे और तुम्हारे लिए वकील बुलाए। एक खुराना का पार्टनर है राम प्रकाश चोपड़ा, एक कुलश्रेष्ठ नाम की बीमा कंपनी का ब्रांच मैनेजर है जो कह रहा है कि या तो उसे तुमसे मिलने दिया जाए और या फिर ना मिलने देने की वजह बताई जाए। चोपड़ा के बारे में मैं नहीं जानता। बाकी दोनों सज्जनों को मैंने फ़ोन किया था। कहाँ से? बगल के कमरे से। प्रभुदयाल एक क्षण चुप रहा और फिर जले भुने से स्वर में बोला, अगर आजकल हवा का रुख पुलिस के खिलाफ ना होता तो कम से कम तुम्हारे अर्जुन को मैं मजा चखा देता। उसने क्या किया है? उसने एयरपोर्ट के सामने भीड़ इकट्ठी की हुई है और जनसंघी और कम्युनिस्ट नेताओं की तरह भाषण दे रहा है कि जब तक जनता एक साथ मिलकर पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफत नहीं करेगी तब तक पुलिस अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आएगी। वो लोगों को मोगा के उदाहरण दे रहा है। वो नमक मिर्च लगाकर शाहदरा में होमगार्ड ओंकार सिंह की हत्या के दौरान पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की दास्तान सुना रहा है। वो गाजियाबाद में पुलिस के जुल्म की दुहाई दे रहा है। वो सारी यूपी की पुलिस को बदमाशों और चोर डाकुओं की सरपरस्त बता रहा है
और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें मैंने क्वेश्चनिंग के लिए रोका हुआ है। हद है जहालत की, प्रभुदयाल भड़क कर बोला। गधे घोड़े को एक ही लाठी से हाँके जा रहे हैं। 2-4 पुलिस वाले बदमाश निकल आए तो सारी पुलिस फोर्स खराब हो गई। ऊपर से ऐसा आदेश आया हुआ है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे जनता के भड़क जाने का खतरा हो, यानी कि मैं किसी ऐसे आदमी को पकड़कर तफ्तीश ना करूं जिसके 4 हिमायती हो। हमारे ऊपर वाले अफसर क्या ये नहीं जानते कि जनता खुद नहीं भड़कती, कोई ना कोई स्वार्थ के लिए उसे भड़काता है। जैसे इस वक्त बाहर खड़ा तुम्हारा यार कह रहा है, और जो कुछ भी वो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं देना चाहता। तो दोस्तों, ये था एक्सीडेंट नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।